तो आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करेंगे हम भूगोल के तीसरे टॉपिक की, और तीसरा टॉपिक है भारत के समुद्री तट। समुद्री तटों के बारे में बात करेंगे इस क्लास में। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और पेन कॉपी लेकर इसको पढ़ लेंगे आराम से, है ना। क्योंकि भारत में समुद्री तटों को पूछा जाता है अक्सर करके वनडे एग्जाम में। और समुद्री तटों की बात करें तो 3 समुद्र हैं जो भारत के अलग अलग दिशाओं में सीमा बनाते हैं। जैसे पश्चिम में बात करें तो अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। तो हमारा भारत तीनों तरफ से सागरों से घिरा है। इसी वजह से भारत को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है, या किसी भी देश को प्रायद्वीपीय देश कहते हैं जो तीनों तरफ से सागरों से घिरा हो। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। तो सागरों के माध्यम से जो भारत के अलग अलग राज्य लगे हैं उनका विशेष नाम राज्यों के हिसाब से या राज्यों के शहरों के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये मानचित्र है आपके सामने। इसको पोलियो हो गया है बनाते बनाते, खैर उस पर मत जाना पोलियो पे। हम बात करते हैं टॉपिक की। ठीक है भैया, मिस्टर रवि कुमार और राजेश कुमार हमारे विद्यार्थी भी हैं। ऑफलाइन भी पढ़ते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं हमारे साथ, है ना। दोनों जगह मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में लगना है आप सब की तरह इनको भी। तो देखिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ से हम गुजरात की बात करेंगे। ये वाला हिस्सा है हमारा गुजरात का, समुद्री तटों की, है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये वाला जो हिस्सा है सागर की यदि बात करेंगे तो कौन सा सागर है इस साइड में, अरब सागर। ठीक है, और भारत के दक्षिण में इधर आ जाएंगे। दक्षिण में अगर बात करें तो कौन सा सागर है, जहाँ हिंद महासागर। नीचे नहीं आए नहीं दिखे तो कोई इशू नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपके लिए। दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर। और भारत के इस साइड में आप आ जाएंगे तो पूर्व में तो क्या है, यहाँ बंगाल की खाड़ी। ठीक है जी, बंगाल की खाड़ी। तो चूंकि भारत तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ, सागरों से घिरा हुआ, इसी वजह से क्या बोलते हैं, भारत को प्रायद्वीपीय देश बोलते हैं। इस पॉइंट को भी याद रख लेना, मैं आपके लिए लिख भी देता हूं। भारत एक कैसा देश है, प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि तीनों तरफ से सागरों से घिरा है, इस वजह से इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय देश। ठीक है, और तीनों सागर आपके सामने है, नंबर 1 बात। अब देखिए, जो गुजरात हो गया, गुजरात के बाद जो दूसरा हिस्सा है वो कौन सा है, महाराष्ट्र का। ठीक है जी, महाराष्ट्र के बाद जो अगला हिस्सा है वो कौन सा राज्य है, गोवा। गोवा के बाद जो अगला हिस्सा है यहाँ पे वो कौन सा राज्य है, जो समुद्र से लगे हैं अरब सागर से, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद सबसे दक्षिण में अगर आएंगे, दक्षिण पश्चिम में, तो केरल। इस तरफ यदि हम बात करते हैं तो कौन सा राज्य है भाई साहब यहाँ पे, तमिलनाडु। कौन सा राज्य भाई साहब, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद ऊपर चलते हैं तो ऊपर यहाँ चलेंगे हम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बाद ऊपर जो सीमा लग रही है राज्य की वो उड़ीसा है, उड़ीसा बोलते हैं वैसे इसे। और इसके बाद जो राज्य अगला है यहाँ पे वो है आपका बंगाल। तो ये भारत के वो राज्य हो गए जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। ये भारत के हो गए पूर्वी राज्य। कौन से राज्य हो गए भारत के, पूर्वी राज्य। लिख भी लेना आप, साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। भारत के इन सभी राज्यों को पूर्वी राज्य बोलते हैं, जिसमें एक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। कौन से राज्य कहलाते हैं, पूर्वी। आराम से इत्मीनान से पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का भारतीय भूगोल का एक विशेष इंपॉर्टेंट रोल है वनडे एग्जाम में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में, है ना। चाहे आप किसी का भी एग्जाम दो, पुलिस एसआई का कोई भी। तो ये पूर्वी राज्य हो गए, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये वाले हो गए पश्चिमी राज्य भारत के, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये सभी पश्चिमी राज्य हो गए भारत के। ठीक है, तो इन्हीं राज्यों के जो समुद्र हैं, जो सागर लगे हुए हैं, उन पर विशेष नाम है यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, गुजरात वाला जो इलाका पूछा जाता है, एक बहुत जो फेमस तट है गुजरात का, वो कौन सा, काठियावाड़। काठियावाड़ा के नाम से समुद्री तट गुजरात का बहुत फेमस है। किस नाम से जाना जाता है, ये काठियावाड़ा के नाम से, है ना। क्या नाम है भाई साहब, काठियावाड़ा। इस पॉइंट को याद रख लेना आप। ठीक है, तो गुजरात का जो इलाका है या गुजरात का जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं काठियावाड़ा। गुजरात का ऊपर से यहाँ तक, ऊपर कच्छ की खाड़ी से लेकर के नीचे महाराष्ट्र की जो सीमा लगी है अरब सागर से, इसे काठियावाड़ा के नाम से जाना जाता है गुजरात में। ठीक है जी, अब गुजरात के बाद आगे चलते हैं महाराष्ट्र वाली पोजीशन पर। महाराष्ट्र से लेके गोवा तक की बात करते हैं। तो इस इलाके को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोंकण तट बोलते हैं।
इस इलाके को क्या बोलते हैं? कोंकण तट। कौन कौन से को? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद नीचे छोटा सा है गोवा, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है। गोवा में बहने वाली दो प्रसिद्ध नदियां हैं, एक ज्वारी है, एक मांडवी है। जो भी मैं कॉमेंटेटरी कर रहा हूं उसे लिख भी सकते हैं आप, जो भी नए पुराने बच्चे क्लास को देखें। ठीक है। तो इसे पूरे इस एरिया को, इस इलाके को, इस क्षेत्र को जो अरब सागर से लगा हुआ है, ये अरब सागर वाला हिस्सा क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है। इस पूरे हिस्से को तो नाम लिख लेंगे यहाँ पे, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा तट? कोंकण तट। महाराष्ट्र से लगा करके गोवा तक। ठीक है। और कर्नाटक वाले हिस्से को भी, गोवा से कर्नाटक वाले हिस्से को भी एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट बोलते हैं। यहाँ पे कन्नड़ तट के नाम से ये वाला हिस्सा जाना जाता है। ठीक है। तो गुजरात में आएंगे तो काठियावाड़, गुजरात से नीचे आ जाएंगे तो कोंकण तट मिलेगा आपको। और गोवा और कर्नाटक के बीच में जब आप सफर कर रहे होंगे, घूमने कभी जा रहे होंगे, तो जो अरब सागर वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे, तो इस हिस्से को वहां पे लोग किस नाम से आते हैं? कन्नड़ से। कन्नड़ असल में कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा भी है। कन्नड़ एक भाषा है जो कि कहाँ बोलते हैं? कहाँ के लोग बोलते हैं? कर्नाटक के लोग बोलते हैं। गोवा में भी इसका प्रभाव है। ठीक है। तो ये वाले समुद्री तट हो गए, यहाँ पर बहुत फेमस समुद्री तट हैं जो किससे लगे हुए हैं? अरब सागर से। और इन राज्यों के जी, अब आ जाइए आप केरल पे बात करते हैं। ये आगे आपका सबसे अंतिम राज्य है भारत का। इधर नहीं, अंतिम राज्य तो तमिलनाडु की सीमाएं से नीचे तक केरल दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के ऐसे बात करेंगे तो कहाँ? दक्षिण में स्थित है। और ये दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। तो केरल को हमेशा पढ़ते हैं हम दक्षिण पश्चिम में। ठीक है। तो केरल का जो पूरा इलाका है, ये वाला जो समुद्र तटीय इलाका है, जो कि समुद्र की लहरें आ करके इसको, समुद्र को क्या कर देती हैं? समुद्र के जो सीमा रेखा होती है उसे काट देती है और पानी अंदर तक आ जाता है ना। जो समुद्र का पानी अंदर तक आ जाता है केरल में बहुत सारे हिस्सों तक, उसी को लैगून झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कयाल शब्द भी बोला जाता है। समुद्र का पानी जो अंदर तक आता है, कई बार केरल में हम क्या पढ़ते हैं? लैगून झील। लैगून झील का मतलब होता है खारे पानी की झील। कैसी झील? खारे पानी की झील, है ना। और ऐसी स्थिति को क्या बोल देते हैं केरल में? कयाल की स्थिति बोल देते हैं, जो समुद्र का पानी अंदर तक आ जाता है। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो केरल वाला जो हिस्सा है समुद्र का, ये दक्षिण पश्चिम वाला, केरल की और खासियत है, इसी हिस्से पे, इसी तट पे सबसे ज्यादा पानी और पड़ता है भैया। जब मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, भारत में जो सबसे पहले वर्षा होती है वो कौन से मानसून से वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। रट लेना, कंठस्थ कर लेना और नोट बना के लिख लेना। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला मानसून, या भारत में सबसे पहले जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कैसे? देखो, ये हिस्सा कौन सा? दक्षिण हो गया, और ये वाला हिस्सा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पश्चिम हो गया। तो भारत में जब मानसून का शुभारंभ होगा, प्रारंभ होंगे मानसून, तो सबसे पहले इस राज्य में वर्षा हो रही होगी। तो कौन सा हो गया? दक्षिण का राज्य हो गया भारत का। अब इस राज्य से होकर के वर्षा इस तरीके से वर्षा होती है, इस घाट पे होती है। ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट कहलाता है। क्या बोलते हैं इस घाट को? पश्चिमी घाट। एक पर्वत श्रृंखला भी है इन राज्यों में जो पश्चिमी घाट के रूप में जानी जाती है भारत में। उसे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। एक एक घाट, एक एक पर्वत श्रृंखला आएगी, हिमालय के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वजह से इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? मालाबार। मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि भैया सबसे ज्यादा वर्षा कौन से तट पर होती है, या सबसे पहले कौन से तट पर होती है, तो मालाबार तट पर भारत में सबसे पहले वर्षा होती है। ठीक है। मालाबार तट कौन से राज्य में? केरल राज्य में। इन्हीं तटों पर सबसे पहले वर्षा होती है और ये तट बहुत फेमस हैं। गांधी जी की बात करें, देश की आजादी के आंदोलन के समय एक आंदोलन चल रहा था, तो यहाँ पे एक मोपला जनजाति रहती थी। उस मोपला जनजाति ने 1921 में एक विद्रोह किया था, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और केरल में हुआ था। केरल के इसी इलाके में हुआ था, मोपला में। और यहाँ इस मालाबार तट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं, है ना। खासतौर पर परमाणु खनिज पाए जाते हैं, जैसे थोरियम पाया जाता है, मोनाजाइट बालू पाई जाती है, एल्मेनाइट बालू पाई जाती है, जिरकॉन नामक बालू पाई जाती है। कई प्रकार की बालू पाई जाती है जिनका इस्तेमाल हमारे देश में परमाणु संयंत्रों में किया जाता है। ठीक है। और हथियार बनाने में भी किया जाता है। तो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, वर्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और परमाणु खनिज की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और फसलों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ नारियल की खेती भी होती है बड़े पैमाने पर। इन्हीं इलाकों में, इसी मालाबार इलाके में, केरल के में काय की खेती होती है? नारियल की। जो मैं आपको एक रिलेट में करके बता रहा हूँ, बाकी के आगे क्लास बाय क्लास में बताऊंगा सारी चीजों को। ठीक है।
तो केरल वाले इलाके को क्या बोलते हैं भाई साहब, मालाबार तट बोलते हैं। कंठस्थ कर लेना और रट लेना। तो ये हो गए हमारे कौन से क्षेत्र हो गए, ये पश्चिमी तट वाले हो गए। सबसे पहले गुजरात में आइए तो काठियावाड़ा इलाका, गुजरात के पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर कोंकण वाला इलाका, कन्नड़ वाला, और फिर मालाबार। ठीक, जो मैंने कमेंटेटरी की है, यदि आप उसे लिखना चाहें तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा और नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे भविष्य में काम आएंगी जो भी कमेंटेटरी हमने की है इसमें। ठीक है, वो आगे लिखाएंगे भी आपको बहुत अच्छे से। और अंत तक वीडियो में बने रहें और पूरे इत्मीनान से देखते रहें। अब इधर आ जाइए आप, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इस वाले हिस्से की बात कर लेते हैं। जो आंध्र प्रदेश वाला समुद्री, मैं इस तरीके से क्यों बना रहा हूं, क्योंकि समुद्री तट ऐसे ही होता है भैया, कटा छटा होता है, पानी बार बार समुद्र का ऐसे काट देता है, इस तरफ जाता है। जैसे सुनामी का नाम सुना होगा, सुनामी समुद्र की लहरों को नाम दिया गया था। सुनामी शब्द जापान ने दिया था, जापान में वर्ष 2011 में, अभी तक की जापान के इतिहास की, वैसे तो विश्व में बहुत सारे अलग अलग वर्षों में सुनामी आई है, तो सुनामी शब्द जापान के द्वारा दिया गया था। समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी थी, जिसने जापान के एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था या बर्बाद कर दिया था। ठीक है, क्योंकि जापान एक द्वीपीय देश है, द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, 4 प्रमुख द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, प्रशांत महासागर में स्थित है और विश्व के पूर्वी स्थिति में स्थित है जापान, है ना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें तो 7 प्लेटें हैं विश्व की, तो कुछ जो प्लेट्स हैं जो सबसे ज्यादा टकराती हैं, आपस में नजदीक आती हैं, वो कभी ना कभी उन्हीं के ऊपर जापान की स्थिति है, ऐसा वैज्ञानिकों का अध्ययन है। इस वजह से सबसे ज्यादा ज्वालामुखी की क्रियाएं या भूकंप की क्रिया कहाँ पे होती है, जापान में होती है। ठीक है, परी रिंग ऑफ फायर बोलते हैं जापान वाले इलाके को, आग का गोला, चौके सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उधर फटते हैं। खैर, अब आ जाते हैं इसी टॉपिक को, उसमें फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे जापान वाले हिस्से पर। तो आंध्र प्रदेश हो गया और ऊपर हो गया उड़ीसा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो कटा फटा इलाका है, जो समुद्री तट है, इसको कॉमन एक नाम दिया गया है और इसको दिया गया है कोरोमंडल। समुद्री क्षेत्र को क्या नाम दिया गया भाई साहब, कोरोमंडल। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। कोरोमंडल किससे लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। तो तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक आप इस समुद्री तट की यात्रा करो, इस समुद्र वाले क्षेत्र में जाइए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं, इस हिस्से को कोरोमंडल नाम भूगोल में पढ़ते हैं और दिया गया है इस पूरे एरिया को। ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा वर्षा केरल में होती है और मानसून इधर से चढ़ रहा होता है पश्चिमी घाट में, और ऐसे पूरे इंडिया में वर्षा करता हुआ आता है। इस तरीके से मानसून वर्षा करता हुआ, देखो सबसे पहले वर्षा केरल में, फिर उसके बाद कर्नाटक में वर्षा होती है, फिर गोवा में होती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, और ऐसे आते हुए नॉर्थ इंडिया के राज्यों में, हरियाणा, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, और इवन कश्मीर तक। ठीक है, तो वहां तक वर्षा हो रखी होती है। तो इस तरीके से घूमते हुए मानसून आता है और घूम करके ऐसे लौट रहा होता है। तो लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा जो पानी पड़ता है या वर्षा होती है, कौन से मानसून से, लौटते हुए मानसून से, तो वो कहां पे होती है, कोरोमंडल तट पर। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भैया भारत में जब मानसून खत्म हो रहा होता है, लौट रहा होता है, तो कहां पर वर्षा होती है सबसे ज्यादा, कोरोमंडल में। क्योंकि मानसून का समय जो हमारे देश में है वो कितने महीने का होता है, 4 महीने का। वैसे टॉपिक तो नहीं है ये क्लास हमारी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जो मानसून का समय काल है हमारी कंट्री में, वो कितना है, 4 माह का। ठीक है, 4 महीने तक, और 4 महीने में शुरू होता है जून से, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने का मानसून का समय माना जाता है। ऐसे होने के लिए तो कभी कभार बारिश अलग अलग कारणों से पड़ती है ना, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं इंग्लिश में, पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में भी वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो 4 माह का होता है, जून से लेकर के। तो जब लौट रहा होता है सितंबर के महीने में, नवंबर सितंबर से लौट करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लौट रहा होता है, तो सर्दियों में वर्षा होती है सबसे ज्यादा। यहाँ इस कोरोमंडल वाले इलाके में जो तट है समुद्र का, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का मिला के, यहाँ कब वर्षा होती है, सर्दियों में सबसे ज्यादा। और सर्दियों में बात करें तो लिख भी लेना, दिसंबर और जनवरी के महीने में भारत में कहाँ वर्षा होती है, कोरोमंडल पर, या भारत में कहाँ वर्षा होती है। खासतौर पर सबसे ज्यादा जो वर्षा प्राप्त करता है वो कौन सा राज्य प्राप्त करता है, तमिलनाडु। प्रश्न आएगा कौन से मानसून से, तो लौटते हुए मानसून से। यदि और ज्यादा प्रश्न आए तो कौन से मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, है ना, क्योंकि जो उत्तर हो गया, उत्तर से आता है, और जो हिस्सा कौन सा हो गया, पूर्व, तो उत्तर पूर्व मानसून। ठीक है, पढ़ा नहीं रहा मानसून, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मानसून तो पढ़ाएंगे बाद में। अब आ जाइए उड़ीसा में। तो उड़ीसा का जो क्षेत्र है, उड़ीसा से बंगाल तक का जो क्षेत्र है, वो कॉमन एक नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस नाम है उड़ीसा और बंगाल का क्षेत्र, खासतौर पर उड़ीसा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार। ऐसे लिख लो, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है।
इसी को क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट तो बहुत फेमस नाम है उड़ीसा का, याद रखिएगा। इसी को कलिंग तट भी बोल देते हैं यहाँ पे, कलिंग तट। इसी को उत्कल तट के नाम से भी जाना जाता है। कौन से तट के नाम से, उत्कल तट के नाम से, ठीक है भैया। तो कलिंग तट भी बोलते हैं, उत्कल तट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं। तीनों नाम कहाँ के फेमस हैं, उड़ीसा के, उड़ीसा और ऊपर बंगाल तक के, है ना। बंगाल का जो इलाका है समुद्री इलाका है, वो खास तौर पे कोई फेमस नहीं किसी नाम के लिए, उत्तरी सरकार तटीय मैदान के रूप में इसे पढ़ लेते हैं। आई बात समझ में आपके में। तो ये है क्या है, समुद्री तट आपके। जैसे कुछ और मैं बात कर दूं आपके लिए, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा भाई धनुषकोटी तट कहाँ पे है, धनुषकोटी समुद्री तट कहाँ पे स्थित है, ये नोट कर लेना। आपसे इसको हटा दूं, ये पानी को छप रहा है बहुत देर से। तो धनुषकोटी जो समुद्री तट है वो स्थित है आपका रामेश्वरम में। कहाँ पे स्थित है, रामेश्वरम में। ये कुछ तट हैं जो फेमस हैं ना, इनके नाम मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, है ना। द्वारका तट कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। द्वारका समुद्री तट कहाँ पे है, गुजरात में। ये अलग से लिख लेना, है ना। द्वारका आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन को मथुरा को छोड़कर गए थे तो गुजरात गए थे, और गुजरात में कौन सी नगरी बसाई थी, द्वारका नगरी बसाई थी, जो कि इस समय समुद्र के नीचे है, वो पानी में है, उसके प्रमाण हैं, अवशेष हैं। तो वहाँ आप जाएं तो पता करके आना कभी। तो द्वारका नगरी आज भी है। तो द्वारका समुद्री तट के नाम से फेमस है, कौन से राज्य में, गुजरात में। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना। द्वारका कभी आ जाए तो कौन से राज्य में, गुजरात में। धनुषकोटी आ जाए तो रामेश्वरम, और रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है भैया, क्वेश्चन नहीं छूटेगा कोई पुलिस में या एसआई में, जहां भी आप एग्जाम देना चाहें, ठीक है। जैसे विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में जो समुद्री तट का नाम क्या है, वो क्या है, रामकृष्ण समुद्री तट है एक यहाँ पे, रामकृष्ण समुद्री तट कहाँ पे है ये, विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको तट याद रखने हैं। इसके अलावा बाकी के जो प्रसिद्ध हैं वो मैंने आपके सामने इस तरफ बता दिए हैं, है ना। धनुषकोटी को, द्वारका को, विशाखापट्टनम, इनको आप याद कर सकते हैं आराम से। तो ये भारत का एक छोटा सा टॉपिक था आज का हमारा, और इसमें सिर्फ समुद्री तटों के बारे में चर्चा करिए और समुद्री तटों को खत्म किया है। इतना ही आप याद कर लेना बस। मालाबार कहाँ, केरल में, कन्नड़ तट कर्नाटक, कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में, और काठियावाड़ा गुजरात में बोलते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोमंडल कहा जाता है समुद्री तटों को, और उड़ीसा में, उड़ीसा और ऊपर का बंगाल का पूरा क्षेत्र उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, या कलिंग बोलते हैं, या उत्कल बोलते हैं। कलिंग एक इलाके का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है उड़ीसा के अंदर, जो कि सम्राट अशोक और जैन धर्म को मानने वाला एक खारवेल नामक शासक था। 261 बीसी में एक युद्ध हुआ था, वो कलिंग में हुआ था, हाथियों के लिए हुआ था। तो उसकी वजह से यहाँ का नाम फेमस पड़ गया। उत्कल भी एक इलाके का, क्षेत्र का नाम है, तो उत्कल तट के रूप में भी उड़ीसा का एक इलाका जाना जाता है ना। तो ये बहुत आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, या सबसे ज्यादा तूफान आते हैं, चक्रवर्ती तूफान आते हैं, या सुनामी जैसी कभी कंडीशंस बनती हैं, तो इसी इलाके में बनती हैं सबसे ज्यादा। आने को अरब सागर में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस ज्यादा रहती हैं। तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा प्राकृतिक त्रासदी आती है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक घटना कहाँ पे होती है, उड़ीसा में। नोट करके लिख लेना, भारत में सबसे ज्यादा प्राकृतिक त्रासदी या प्राकृतिक आपदाएं कहाँ पे आती हैं, उड़ीसा राज्य में आती हैं। और उड़ीसा राज्य कौन से सागर से लगा है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। और उड़ीसा में भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह भी है, पारादीप बंदरगाह, जो कि कहाँ है, डीप वाटर पोर्ट है। कहाँ पे स्थित है, इसी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसे आप याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। फिर अगले टॉपिक में आपके साथ फिर चर्चा करेंगे हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक की। ये बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं, ये तीसरी क्लास है अभी भूगोल की। नोट करते रहिए, कोई क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक भारतीय भूगोल का छूटेगा नहीं आगामी आने वाले पुलिस के एग्जाम के लिए। क्योंकि भैया आपको ढिलाई देने की आवश्यकता नहीं है, आप लगे रहिए। आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कभी भी किसी भी समय पुलिस का एग्जाम आ जाएगा, पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके लिए फिर समय नहीं देगी सरकार, 2 महीने में पेपर लेगी। और आपको पता पड़ रहा है कि आप ढिलाई में डाल दिया, तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। परिस्थितियों से भाई साहब आपको जूझना पड़ेगा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी कंपटीशन से, किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए, है ना। तो इस वजह से आपको बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पर। आप पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, हिस्ट्री की भी पूरे टॉपिक पढ़ा दिए, तीनों हिस्ट्रीज के। जो भूगोल की क्लास शुरू कर दी है, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क है, आप पढ़ते रहिए। और नए हैं हमारे चैनल के साथ आप जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें अपने दोस्तों के मित्रों के साथ। यदि आपके पास कोई शक समस्या समाधान हो किसी भी टॉपिक को लेकर के,
या किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं अपना कमेंट करके। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जो भी समस्या होगी और उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन अगली क्लास में किया जाएगा। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।